Hello students, this is our next lecture and we are covering modern Indian history through MCQs for civil service examination. This is our part 4. Already part 3 have been uploaded on the channel. You can find the playlist on my channel. So the next question is, with reference to modern Indian history, let me check the audio once. Yeah, it's working fine. So the question says that with reference to modern Indian history, the book Asbabe Bagawate Hind, The Causes of the Indian Revolt, was written by. Options are there. First option is Sayyid Ahmad Barelvi. Second option is Maulana Abul Kalam Azad. Third option Sir Sayyid Ahmad Khan. Fourth option Abdul Latif. So the question speaks about the book कि ये जो book है असबाब बगावत हिंद कि द causes of the Indian revolt ये किसने लिखी थी. सो दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट दैट. आई नो थोड़ा सा नया होगा ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर. ये बुक लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने. ठीक है, 1858 में ये बुक लिखी गई थी जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हुआ था. इसका मतलब था कि इंडियन रिवॉल्ट के क्या क्या कोजेज़ थे वो इस वर्क में डिस्कस किए गए हैं. इस वर्क में जो सैयद अहमद खान है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली रिवॉल्ट क्यों हुआ था. जैसे नॉर्मली क्या है ना कि इंडियन सोल्जर्स को ब्लेम किया गया था जो सिपॉयज़ थे, क्योंकि सिपॉय म्यूटिनी से ये शुरू हुआ था ये रिवॉल्ट सारा. सो सिपॉयज़ को ब्लेम किया जा रहा था. बट इस बुक के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नेंस है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं, उसके शॉर्ट कमिंग्स भी डिस्कस किए गए. कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ इंडिया में, कैसे इंडियन सोसाइटी की इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग की वजह से और जो फियर क्रिएट किया गया अमंग द रिलीजन, अमंग द सोशल कस्टम्स, मतलब लोगों के अंदर जो डर क्रिएट किया गया बिकॉज ऑफ द कस्टम्स वायोलेशन, बिकॉज ऑफ द रिलीजन वायोलेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वायोलेट किया गया, तो उसकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है वो हुआ. सो दैट इज़ वाई दिस वर्क इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी ना उससे हट के चीज़ें इसने बताई थी. जो ट्रेडिशनल कोजेज सर्कुलेट हो रहे थे कि भाई सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, इंडियन सोल्जर्स ने ये चीज़ इनिशिएट करी थी, उसके अगेंस्ट इसने एक्चुअल जो रूट कोजेज थे ना उसके बारे में बात की है. एंड इसके बाद जो सर सैयद अहमद खान थे वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फिगर बनकर सामने आते हैं. एंड लेटर ऑन अलीगढ़ मूवमेंट होता है. अलीगढ़ मूवमेंट जिसका मेन पर्पस था इंडियन मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना. फिर उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी भी सेटअप करी थी, एस्टेब्लिश करी थी. एंड लेटर 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO से याद रख सकते हो, अलीगढ़ में इसको बेसिकली फाउंड किया था 1875 में. एंड लेटर ऑन ये आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है. सो ये सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे पब्लिकेशंस, इनका एक और पब्लिकेशन काफ़ी पॉपुलर है, तहदीब उल अखलाक, जिसमें इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश करी है, सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करी है. सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अबाउट सर सैयद अहमद खान, अबाउट द अलीगढ़ मूवमेंट, अबाउट 1864 साइंटिफिक सोसाइटी, अबाउट 1875 MAO कॉलेज, एंड देन लेटर ऑन इट बिकेम 1920 में इट बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. सो सर सैयद अहमद खान का जो रोल है वो इन सब के पीछे था. तहदीब अल उखलाक ये इनकी एक और क्रिएशन है एक तरह से, जिसमें इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात करी है, जिसमें इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की बात की है और रैशनल अप्रोच की बात की है. सो यू कैन सी हियर this book was written in 1858 right after the revolt and it was written by Sir Sayyid Ahmad Khan. And it talks about the administrative failures, it talks about the interference in religion and social customs of India, it talks about कि ब्रिटिश की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से लोगों के अंदर रिसेंटमेंट आ गया था जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ. ओके, नाउ दिस इज़ अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट में लीडिंग फिगर ये रहे हैं
1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड की थी जो कि साइंटिफिक वर्क को प्रमोट करती थी। फिर उन्होंने एमएओ कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाइंड किया 1875 में इन अलीगढ़, विच लेटर ऑन बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about SGPC, that is शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है इट बिगेन एज ए पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिंह सबाज इन द लेट 19th सेंचुरी, कि भाई सिंह सबाज की पॉलिटिकल विंग की तरह ये स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी के एंड में। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि ये 1920 में फॉर्म करी गई थी एज ए पार्ट ऑफ अकाली मूवमेंट, जो अपकमिंग अकाली मूवमेंट था उसके पार्ट के रूप में इट वॉज फॉर्म्ड इन 1920। थर्ड ऑप्शन कहता है इट वॉज फाउंडेड टू रीक्लेम कंट्रोल ऑफ द सिख श्राइन्स, मतलब सिख श्राइन्स का कंट्रोल फिर से रीगेन करने के लिए फाउंड करी गई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट मैनिपुलेटेड लॉयलिस्ट कमिटीज़। नाउ द फोर्थ ऑप्शन सेज दैट इट फॉर्म्ड द अकाली दल टू कोऑर्डिनेट ग्रुप्स टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ द श्राइन्स, मतलब बेसिकली ये जो SGPC है इसी ने अकाली दल को फॉर्म किया था ताकि जो जटाज है, मतलब जो कोऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा किया जा सके ताकि श्राइन्स का कंट्रोल फिर से रीगेन किया जा सके। ऑप्शन है 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली। Okay, even if you don't know about SGPC ना, you can still answer this question। देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि लेट 19th सेंचुरी में फाउंड करी गई थी। लेट 19th सेंचुरी का मतलब है ऐसे मान लो कि 1880s और 1890s के आसपास। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि 1920 में फॉर्म हुई थी। सो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ही सही हो सकता है। सो 1 and 2 कांट गो टुगेदर, बट 1 and 2 एक साथ दिए भी नहीं हुए हैं। सो इसका मतलब यहाँ से तो ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हुए। नाउ लुक एट द थर्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन। थर्ड एंड फोर्थ का जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो सेम है, जो कंटेंट है वो सेम है। सो दीज आर लाइक सिमिलर ऑप्शंस। ये भी क्या बात कर रहा है, रीक्लेम कंट्रोल ऑफ द सिख श्राइन्स, ये भी क्या बात कर रहा है, रीक्लेम कंट्रोल ऑफ द सिख श्राइन्स। दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना, और दोनों एक दूसरे को अपोज भी नहीं कर रहे हैं। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये काफ़ी एक माइल्ड स्टेटमेंट है कि इसी कमिटी ने अकाली दल फॉर्म किया था। आई मीन इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली ना, ये तो आपको पता ही होगा कि अकाली दल इज़ रिलेटेड टू दिस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, या फिर सिखिज़म से रिलेटेड है, इतना भी पता हो तो बात बन जाएगी। सो यहाँ पर जो फोर्थ और थर्ड ऑप्शन है ना, ये दोनों सिमिलर है, और सिमिलर ऑप्शंस गो टुगेदर, जिनका सब्जेक्ट मैटर सेम होता है और दोनों अपोज नहीं कर रही होती हैं स्टेटमेंट, तो वो जनरली करेक्ट होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 and 4 दोनों साथ में करेक्ट होनी चाहिए। अब देख लो 3 and 4 कहाँ पर करेक्ट है। अब आगे ना हम लोग 50-50 में आ गए। नाउ द ऑप्शन इज़ कि कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है या फिर फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब इसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसमें आपको ईयर जो है वो पता होना चाहिए, है ना, तभी आप इसको आंसर कर सकते हो। सो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, 2, 3 and 4। एक्चुअली ये जो कमेटी थी SGPC कमेटी, ये फॉर्म करी गई थी 1920 में। 1920 में ये एस्टेब्लिश करी गई थी जब गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में, है ना, और ये अकाली मूवमेंट के अलोंग साइड डेवलप हुई थी। सो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, बट फर्स्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बात करता है कि ये कोई पॉलिटिकल विंग थी, नहीं नहीं, ये कोई पॉलिटिकल विंग नहीं थी, ये बहुत बाद में 1920 में फॉर्म करी गई थी, व्हेन इट वाज
गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जब चल रहा था, गुरुद्वारास को रिफॉर्म करने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, इसका मेन जो पर्पस था ना वो ये था कि जो गवर्नमेंट बैक्ड महंत थे या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सिख श्राइन्स को मैनेज कर रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो उस टाइम पर उस कंट्रोल को एंड करने के लिए, सिख श्राइन्स को फ्री करने के लिए, ताकि वो सिखिज़म वो खुद से ही उसको मैनेज करें, जो गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे वो मैनेज करें, ना कि गवर्नमेंट मैनेज करे। तो उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। अंडरस्टूड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स आउट टू एस्टेब्लिश रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल सिख मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास, कि गुरुद्वारा सिर्फ और सिर्फ जो सिख लोग हैं उन्हीं को कंट्रोल करना चाहिए। नाउ पर्पस क्या था ये मैंने बता दिया, ताकि सिख कम्युनिटी के कंट्रोल में गुरुद्वारास को लाया जाए। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिख रिलीजियस मूवमेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाता है। एंड अकाली दल जो है वो भी 1920 में एमर्ज हुआ था। अकाली दल का रिलेशन भी गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट से ही है। ये मेन पर्पस था इसका कि ये कुछ सारे ग्रुप्स, वॉलंटियर ग्रुप्स, मतलब कुछ सारे ग्रुप ऑफ पीपल को ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे, ताकि गुरुद्वारा को लिबरेट किया जा सके, जो गवर्नमेंट कंट्रोल है उससे लिबरेट किया जा सके। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। सो 1920 याद रखना, 1920 में दिस कमिटी वॉज फॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ गुरुद्वारा रिफॉर्म, गुरुद्वारा मैनेजमेंट, है ना। और इसमें अकाली दल वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर स्वामी दयानंद सरस्वती, consider the following statements. First option says that is he established प्रोपकरिणी सभा, प्रोपकरिणी सभा। सेकेंड ऑप्शन, इन्होंने एक वैदिक वर्ड्स एडॉप्ट किया था एज द गाइडिंग मोटो ऑफ आर्य समाज, गाइडिंग मोटो ऑफ आर्य समाज। थर्ड ऑप्शन है ही डिस्क्राइब्ड गुना, गुना मीन्स कैरेक्टर, गुना कर्म, कर्म मीन्स एक्शन, एंड स्वभाव मीन्स नेचर इंस्टेड ऑफ बर्थ टू बी द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग कास्ट, कि जो हमारी कास्ट है ना वो हमारे कैरेक्टर, हमारे एक्शन और हमारे नेचर के बेसिस पर डिस्क्राइब की जानी चाहिए, ना कि बर्थ के बेसिस पर। फोर्थ ऑप्शन है कि उनका जो व्यू था, हिज व्यूज ऑन कर्मा एंड री इनकारनेशन वर पब्लिश्ड इन द बुक देव शास्त्रा, उनके जो कर्मा और रीबर्थ के बारे में व्यूज़ हैं वो उनकी बुक देव शास्त्र में कंपाइल किए गए हैं। सो इनमें से कौन सी करेक्ट है? 1 and 3, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2 and 3। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन बात करता है कि इन्होंने प्रोपकरिणी सभा एस्टेब्लिश करी थी क्या। सेकेंड ऑप्शन बात करता है कि इन्होंने ये कृणवंतो विश्वम आर्यम इन एज ए गाइडिंग मोटो ऑफ आर्य समाज अडॉप्ट किया था क्या। थर्ड ऑप्शन बात करता है कि इन्होंने बर्थ एज ए क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग कास्ट उसको रिनाउंस, उसको बेसिकली अपोज किया था, एंड उसने बोला था कि कैरेक्टर, एक्शन और नेचर से हमारी कास्ट डिसाइड होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कर्मा और री इनकारनेशन के बारे में है। क्या इनकी ऐसी कोई बुक थी देव शास्त्र के नाम से? देखो, लेट मी टेल यू, आई नो इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, यू माइट नॉट नो इट, ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ते हैं, बट ये जो सोशल रिफॉर्म से एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़ है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का बहुत फेवरेट रहे हैं ये। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, जैसे गोपाल गणेश अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले, तो इन सारों के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, फोर्थ ऑप्शन ना टोटली, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, फोर्थ ऑप्शन कंप्लीटली नेगेट कर सकते हो। देव शास्त्र के नाम से ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। हाँ, एक देव समाज बुक जरूर पढ़ते हैं। देव समाज, देव समाज वॉज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, और ये लिखी गई थी 1887 में। सो ही वॉज एसोसिएटेड विद देव समाज, ना कि देव शास्त्र। सो यहाँ पर पूरा पूरा फोर्थ ऑप्शन कट किया जा सकता था, और बाकी ऑप्शंस इसमें ना बिल्कुल सही है।
इन्होंने आर्य समाज को एस्टेब्लिश करा था, आर्य समाज को एस्टेब्लिश किया था 1875 में। एंड देन जो प्रॉप करीनी सभा है, प्रॉप करीनी सभा, इसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1882 में। एंड यस, इन्होंने ये वैदिक वर्ड्स को एज द गाइडिंग मोटो ऑफ आर्य समाज एडॉप्ट किया था। ये भी बहुत ही माइल्ड स्टेटमेंट है, क्या इसका कोई नेगेशन मिल सकता है? यार ये तो आपको पता ही है कि गो बैक टू वेदास, एंड ये वेदास के फेवर में थे, है ना। ही एडवोकेटेड ए रिटर्न टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, कि हमें वेदास में वापस जाना चाहिए। तो क्यों नहीं अडॉप्ट किया होगा इन्होंने? ज़रूर किया होगा जब ये वेदास के फेवर में थे तो। सो सेकंड इज़ ए वेरी माइल्ड स्टेटमेंट, तो सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। और फोर्थ हमारा नेगेट हो जाता है, तो उस करके ये दो ऑप्शंस तो पूरी तरह से डिलीट हो जाते हैं, है ना। तो सेकंड सही है, तो फोर्थ ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस और अवेयर होना पड़ेगा आपको, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करो, आंसर तक पहुंचा जा सकता है। सो टॉकिंग अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1882 में प्रॉप करीनी सभा एस्टेब्लिश करी थी। इट वॉज बेस्ड इन अजमेर। इसका मेन पर्पस था वैदिक लिटरेचर को प्रोपेगेट करना एंड वैदिक लिटरेचर पब्लिश करना। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने एक मोटो कह लो या फिर एज ए गाइडिंग मोटो ये लिया था, मेक द वर्ल्ड नोबल, मेक द वर्ल्ड नोबल। ये एक्सप्रेशन का मीनिंग है ये, है ना, मेक द वर्ल्ड नोबल। सो इट बिकेम द गाइडिंग आइडियल एसोसिएटेड विद द आर्य समाज। जैसे उन्होंने वैदिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया था ना, स्प्रेड किया था, एंड सोशल रिफॉर्म की बात की थी। सो ही स्पीक्स अबाउट द नोबल कंडक्ट, ही स्पीक्स अबाउट कि वैदिक आइडियल्स थ्रू आउट सोसाइटी हमें स्प्रेड करने चाहिए, तो ये उसी से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो कास्ट है ना और जो वर्ण है उसको बर्थ के बेसिस पर नहीं डिसाइड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम वर्ण शुड बी एसोसिएटेड विद थ्री थिंग्स। एक तो हमारा जो क्वालिटीज़ है, हमारा जो कैरेक्टर है, या फिर हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो डीड्स है ना, एंड देन हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, उसके बेसिस पर हमारी कास्ट डिसाइड की जानी चाहिए या फिर हेरिडेटरी स्टेटस हमारा डिसाइड किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। देवशास्त्र स्वामी दयानंद सरस्वती से एसोसिएटेड नहीं है, उनसे एसोसिएटेड एक बुक है देव समाज, है ना, देव समाज, फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ ड्यूअल और डबल गवर्नमेंट इन बंगाल, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, स्टेटमेंट 1 says कि अंडर दिस सिस्टम द अथॉरिटी टू अपॉइंट द डेप्यूटी नाजिम rested with the Nawab of Bengal. Statement 2, under this system the Nawab of Bengal had nominal nijamat powers. Nominal nijamat powers. फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अगर आप देखो तो। इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली, पहला ऑप्शन तो क्या कहता है कि जो नवाब ऑफ बंगाल है ना वो डेप्यूटी नाजिम को अपॉइंट कर सकता था, है ना। नाजिम का क्या काम क्या होता था बेसिकली? अच्छा, पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये डुअल गवर्नमेंट क्या था। 1765 याद है, 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर डुअल सिस्टम बंगाल में स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, एज पर दिस सिस्टम जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स रहेंगे या फिर जो रेवेन्यू राइट्स रहेंगे वो रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, याद है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ही ये डिसाइड किया गया था कि कंपनी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स अपने पास रखेगी। और नवाब के पास क्या रहेगा? नवाब के पास निजामत राइट्स रहेंगे। निजामत राइट्स में क्या होगा? पुलिस हो गया, क्रिमिनल जस्टिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। मतलब रेवेन्यू को छोड़कर जो निजामत राइट्स हैं वो नवाब के पास रहेंगे। ये जो डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी था ना,
ये जो डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी था ये काफ़ी नॉमिनल था। आई मीन टू से कि जो कंपनी थी उसके पास सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए दीवानी के थ्रू, रेवेन्यू राइट्स सारे कंपनी के पास आ गए। सो ऑब्वियस सी बात है कंपनी ईजिली निज़ामत को इन्फ्लुएंस कर सकती थी। मतलब इसका मतलब है कि जो नवाब ऑफ बंगाल के पास भी थे ना निज़ामत राइट्स, वो भी पूरी तरह से नवाब ऑफ बंगाल के पास नहीं थे। उस पे आधा जो से रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑटोमेटिकली रहेगा, क्योंकि रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर रही है। तो सब्सटेंशियली वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते थे। अब बात आती है कि जो डेप्यूटी नाजिम होता था या फिर जो नायाब नाजिम होता था उसको कौन अपॉइंट करेगा। तो डेप्यूटी नाजिम को अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो नवाब ऑफ बंगाल के पास नहीं थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अंडरस्टूड। सो दैट इज़ वाई कि इसीलिए कहते हैं कि वो सब ये जो डिवीज़न था ना ये एब्सोल्यूट नहीं था, ये पूरी तरह से नॉमिनल था। मतलब नवाब ऑफ बंगाल का जो से रहेगा वो बहुत कम रहेगा इसमें। सो ईस्ट इंडिया कंपनी हर मैटर में इन्फ्लुएंस करती थी। सो जो नाजिम को अपॉइंट करने की अथॉरिटी थी वो भी किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है कि नॉमिनल पावर्स थी, रियल पावर्स नहीं थी, नॉमिनल या फिर फॉर्मल सेंस में ही थी बस। अंडरस्टूड। सो दिस इज द थिंग हियर। सो ड्यूअल गवर्नमेंट में इस तरह से डिवीज़न हुआ था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एज पर दिस ड्यूअल गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी हैड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये सिस्टम कंटिन्यूड रहा 1772 तक। जो रेवेन्यू कलेक्शन की पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और जो निजामत में पुलिस, क्रिमिनल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर ये नवाब के पास थे। नवाब रिमेन द नॉमिनल हेड ऑफ निजामत, बट रियल हेड कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, क्योंकि नवाब के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी कि डेप्यूटी या फिर नाजिम को या नायाब को वो अपॉइंट कर सके। कंपनी हैड द राइट टू नॉमिनेट द डेप्यूटी नाजिम। So this allowed the company to exercise effective control over निज़ामत एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें भी वो इन्फ्लुएंस करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग एंग्लो मैसूर वॉर्स। सो ये जो 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे उसके बारे में क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर इसकी ट्रीटी लिखी हुई है। सो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था इट कंक्लूडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकेंड कंक्लूडेड विद ट्रीटी ऑफ मद्रास, थर्ड कंक्लूडेड विद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सो विच इज़ करेक्ट हियर। Okay, so speaking about Anglo-Mysore wars, these were like wars fought between ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर। नाम से पता चल रहा है फर्स्ट जो वॉर हुआ था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट वॉर 1767 टू 1769, 1767 टू 1769 है ना। ये तब हुआ था व्हेन हैदर अली, जब हैदर अली काफ़ी पावरफुल था मैसूर में। और इसके बाद इस वॉर के ख़त्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। एज़ पर दिस ट्रीटी जो भी कॉन्क्वेर्ड टेरिटरीज थी ना, जो टेरिटरीज जीत ली थी उनको रीस्टोर कर दिया गया था और म्यूचुअल असिस्टेंस की बात की गई थी कि अगर मान लो कि किसी भी पार्टी पर या तो मैसूर पर या फिर इंग्लैंड पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अगर अटैक होता है तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली प्रोटेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुआ था और इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, मैंगलोर नहीं
मद्रास ट्रीटी साइन हुई थी। फिर जो सेकंड होता है ना वो 1780 टू 84 होता है। 1780 टू 84 ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ये भी एक्चुअली हैदर अली वॉज देयर बट लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, और जब उनकी डेथ हो गई थी तो टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया था ये वॉर। टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू करा था और ये कॉन्फ्लिक्ट बाद में एंड हो गया था 1784 में, एंड एंड होते ही इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। एज पर दिस ट्रीटी अगेन वही जो भी पोजीशंस थी वो रिस्टोर कर दी गई थी। तो यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट जो ऑप्शन है ना उनको इंटरचेंज किया गया है, तो ये दोनों ही गलत है, दोनों को इंटरचेंज किया हुआ है। अब जो थर्ड होता है वो 1790 टू 92 होता है। पहला हुआ 67 टू 69 है ना, देन दूसरा हुआ 80 टू 84, तीसरा हुआ 90 टू 92 है ना। तो ऐसे 10-10 ईयर्स का याद रखना, पहले वाले में थोड़ा हाँ 10-10 ईयर्स का ही तो गैप है। यहाँ पर 1770 के अराउंड हुआ, ये 1780 के अराउंड हुआ, और ये 1790 के अराउंड हुआ। तो ऐसे याद रख लेना 1770, 1780, 1790, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में मद्रास की ट्रीटी साइन हुई, सेकेंड में मैंगलोर ट्रीटी साइन हुई, और थर्ड में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई। इसमें टीपू सुल्तान एक तरफ था और दूसरी तरफ एक्चुअली एक अलायंस था। अलायंस में कौन कौन था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद थी, दूसरा हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद और मराठास भी थे इसमें। तो यहाँ पर अलायंस था, यहाँ पर टीपू सुल्तान एक अकेला था। सो टीपू वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड हेयर और वॉर ख़त्म हो जाता है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हो जाती है 1792 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो मैसूर था, मैसूर ने अपना बहुत सारा ए पोर्शन ऑफ द टेरिटरी सरेंडर कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और टीपू के जो दो बेटे थे उनको एज होस्टेज भी हैंड ओवर कर दिया गया था जब तक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं हो जाती। तो ये साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। सो फर्स्ट हुआ था ये 67 टू 69 हैदर अली के टाइम पर। मद्रास ट्रीटी इसमें साइन करी गई थी जिसमें म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन की बात की गई थी, म्यूचुअल असिस्टेंस की बात की गई थी। सेकंड बिल्कुल सही है, अगेन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ये ख़त्म हो गया था जिसमें अगेन वही सारी चीज़ें मतलब टेरिटरीज़ को रीस्टोर करना एंड ऑल ये सब इसमें एस्टेब्लिश हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, जिसमें मैसूर ने अपनी हाफ ऑफ द टेरिटरी हैंड ओवर कर दी थी ब्रिटिशर्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ पालियाकरास। ये एक्चुअली तमिलनाडु का रिवॉल्ट है ना। तो पलायाकर्स आप बोल सकते हो, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बट ये शायद ये वर्ड है ऐसा। सो फर्स्ट ऑप्शन है, ये रिवॉल्ट क्या था, एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था अगेंस्ट द रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ नवाब ऑफ आर्कोट एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड ऑप्शन है, पुलिथेवर एंड रानी वेलु नाचियार वर द मेजर लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट। थर्ड ऑप्शन, द रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेनर ऑफ लॉर्ड कैनिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये जो पलायक्करार्स है ना, पलायक्करार्स ये एक्चुअली कोई सिस्टम है तमिलनाडु में और ये पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो उसके बारे में है। सो ये रिवॉल्ट, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ आर्कोट की रेवेन्यू पॉलिसी चल रही थी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस था ये। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पुलिथेवर एंड रानी वेलु नाचियार जो थे वो मेजर लीडर्स थे इसमें। थर्ड ऑप्शन कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ये रिवॉल्ट हुआ था। सो विच वन इज करेक्ट?
1 and 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. So let me tell you actually, देखो, let's see the explanation. The answer is 1 and 2 only, है ना, 1 and 2 only is the right answer. यहाँ पर वैसे ये जो गवर्नर जनरल का नाम है वो चेंज करना आसान है ना, ईजिली चेंज किया जा सकता है, बट ये दोनों ऑप्शंस जो है ना, ये दोनों ऑप्शंस काइंड ऑफ ऐसे हैं जैसे यहाँ पर भी इस तरह के नाम कोई क्यों लिखेगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ना। वैसे तो ये भी इनकरेक्ट वो बना सकता था चाहो तो, बट नहीं लिखेगा। आई मीन दीज आर लाइक बिग नेम्स, तो अगर उसको डालने होते तो बहुत सिमिलर से सिंपल से नेम्स वो डाल सकता था, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, सेकंड सही हो जाता है, थर्ड इनकरेक्ट हो जाता है, तो अपना आंसर आ जाता है 1 and 2 ओनली। सी, ये जो सिस्टम था ना पलायक्करार सिस्टम, ये विजयनगरा एम्पायर के डिक्लाइन के बाद एमर्ज हुआ था तमिलनाडु में, है ना, अंडर द नायकाज ऑफ मदुरई, particularly Vishwanath Nayak. The region was organized into 72 पलायाम्स। 72 जो टेरिटरी था ना वो कई सारे पलायाम्स में डिवाइड हो गया था, एंड हर पलायाम जो है वो कोई लोकल मिलिट्री चीफ के अंडर आना था। वो जो लोकल मिलिट्री चीफ होगा उसी को पलायक्करार्स बोलते थे, या फिर उसको पॉलीगढ़ भी बोल सकते हो आप। ये चीफ का नाम होता था, वो जो लोकल मिलिट्री चीफ होता था ना, उस लोकल एरिया का जो चीफ होता था, जो उस पलायाम का हेड होता था। पलायाम क्या होता था? एक टेरिटरी को कई सारे रीजन्स में बांट देना, नंबर ऑफ पलायाम्स में बांट देना। वो पलायाम का जो चीफ होता था वो पलायक्करार होता था या पॉलीगढ़ होता था। उनके बहुत सारे फंक्शंस होते थे, जैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, ट्रूप्स मेंटेन करते थे, है ना। अब ये रिवॉल्ट क्यों हुआ था उसका रीज़न समझते हैं। रिवॉल्ट का जो टाइम पीरियड था इट वो 1755 to 1801। जो नवाब ऑफ आरकोट था ना उसकी रेवेन्यू पॉलिसीज़ एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ आरकोट का, नवाब की कुछ सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से नवाब के पास हो सकता है कि जैसे उन्होंने बोरो किया हो या फिर उनका डेट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, मतलब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से उधार ले लिया था, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व होने लग गई थी, है ना, वहाँ पर इन्वॉल्व होने लग गई थी उस एरिया में, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी ना, जो पलायक्कर्स के अंडर आते थे, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन का काम तो उन्हीं के पास होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको बहुत ज़्यादा नज करने लग गई थी या फिर पुश करने लग गई थी, या फिर ऐसे मान लो कि उनमें इन्वॉल्व होने लग गई थी, इंटरफेयर करने लग गई थी, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। बाकी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट लीडर्स हियर, पुलिथेवर, हाँ पुलिथेवर ये इसका अर्ली लीडर था जिसने कंपनी अथॉरिटी को रजिस्ट किया था तिरुनेलवेली में। फिर दूसरा जो रानी वेलू नाचियार, इसने भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट लीडर था, इसने भी किसी एरिया में शिवगंगा में रजिस्ट किया था। बाकी और भी लीडर्स थे जिसमें मरुधु ब्रदर्स, ये आपको याद रखना है, मरुधु ब्रदर्स का नाम जो है वो भी इसी रिवोल्ट से एसोसिएटेड है। इसके अलावा वीरा पांड्या कट्टाबोमन ये भी इसी से एसोसिएटेड है। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 3 लेकिन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो वॉर का टाइम पीरियड था ना, इस रिवॉल्ट का टाइम पीरियड था 1755 to 1801। इस टाइम पर मेनली या तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे या फिर कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कैनिंग तो बहुत बाद में आए थे 1856 में, तो इससे भी आप याद रख सकते थे, है ना, कि ये जो रिवॉल्ट था ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम पीरियड, अगेन आपको टाइम पीरियड पता होना ज़रूरी था इसमें। इसका टाइम पीरियड था 1755 to 1801। सो मेनली इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स या जॉन शोर या लॉर्ड वेलेस्ली आप बोल सकते हो, बट नॉट लॉर्ड कैनिंग। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to modern Indian history, which of the following best describe the Khundkati system? Khundkati system. Option A method used by the British
टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन सेंट्रल इंडिया, कि ये एक मेथड था जो कि ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन सेंट्रल इंडिया। ये एक ट्रेडिशनल इरिगेशन एंड वाटर स्टोरेज सिस्टम था जो कि छोटा नागपुर रीजन में प्रैक्टिस किया जाता था। तीसरा ऑप्शन है, ये एक तरह से लैंड की जॉइंट ओनरशिप होती थी। ट्राइबल लीनियज में बहुत सारे लोग जॉइंटली लैंड को ऑन करते थे, तो उस सिस्टम को खुंदकती बोलते थे। फोर्थ ऑप्शन है, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम था जिसमें जो विलेज हेडमैन है उसको इलेक्ट किया जाता था सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में। तो ये तो फॉर श्योर है कि ये कुछ ना कुछ एसोसिएटेड तो ट्राइब्स से ही था, क्योंकि आप देखो ये भी ट्राइबल लीनियज है, यहाँ पर भी इंडियन ट्राइब्स है। सो इट इज़ समथिंग एसोसिएटेड विद द ट्राइब्स। सो आंसर क्या होना चाहिए? ओके, स्पीकिंग अबाउट दिस सिस्टम, ये एक्चुअली छोटा नागपुर रीजन में लैंड होल्डिंग का अरेंजमेंट था। किस तरह से लैंड होल्ड करी जाएगी उसका एक अरेंजमेंट बना रखा था कि जो ओरिजिनली ट्राइबल लीनियजेस थे ना, ट्राइबल लीनियज, मान लो कि किसी इंडिविजुअल है, उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो प्राइवेट नहीं होगी, रादर उसके जो राइट्स हैं ना, लैंड के जो राइट्स हैं वो उसके पूरे क्लैन से, पूरे लीनियज से कनेक्टेड रहेंगे। तो एक तरह से जॉइंट ओनरशिप रहेगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक तरह का लैंड ओनरशिप सिस्टम था जिसमें कम्युनिटी ओनरशिप की बात की जाती थी, जॉइंट ओनरशिप की बात की जाती थी। एक्चुअली क्या है ना कि जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पर ट्रेडिशनल जो सिस्टम थे वो काफ़ी प्रेशराइज करे गए थे, है ना। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर्स। जैसे मुंडा रिबेलियन में हमें वर्ड सुनने को मिलता है ना, दिखूज। जैसे मनी लेंडर्स आ जाते थे, मर्चेंट्स आ जाते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे लैंड को ग्रैब करने के लिए, लैंड हथियाने के लिए। सो कॉलोनियल रेवेन्यू अरेंजमेंट्स जो है वो काफ़ी ओप्रेसिव थे, है ना। तो ट्राइबल लैंड बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाते थे, मतलब एलियनेट कर देना ट्राइबल लैंड को। एलियनेशन का मतलब क्या होता है कि उनकी ओनरशिप छीन लेना, ट्रेडिशनल राइट्स कमज़ोर हो जाते थे इस वजह से, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिसकी वजह से वो कर्जे में आते थे और उनकी जो एंसेस्ट्रल लैंड है ना उसका कंट्रोल चला जाता था, है ना। तो बेसिकली खुंदकते सिस्टम में क्या बोला गया कि मतलब इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की राइट नहीं है उस लैंड के ऊपर, जॉइंट ओनरशिप है, कलेक्टिव ओनरशिप है, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ कि खुंदकती का भी काफ़ी ज़्यादा वो होने लग गया, इसको भी काफ़ी मिसयूज़ किया गया इसका भी, जिसकी वजह से ट्राइबल रिसेंटमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस बढ़ा। इसी की वजह से फिर आगे निकल कर आता है मुंडा रिबेलियन, हेड बाय द बिरसा मुंडा, जिसको उलगुलन मूवमेंट भी बोलते हैं, याद आया। सो बिरसा ने एक्चुअली इसकी कॉलोनियल अथॉरिटी को भी चैलेंज किया था और जो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इस सिस्टम का उसको भी चैलेंज किया था। आई बात समझ में? सो इट वॉज ए सिस्टम ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड बेस्ड ऑन ट्राइबल लीनियज, की जो ट्राइबल क्लैन है उसकी पूरे की वो लैंड कहलाएगी, किसी एक इंडिविजुअल की लैंड नहीं है। ये मुंडा ट्राइब में प्रैक्टिस किया जाता था छोटा नागपुर रीजन में। खुंद कतीदार्स बोलते थे उनको, मतलब जो मेंबर्स होते थे ना उनको खुंद कतीदार्स बोलते थे और इस सिस्टम को खुंद कती सिस्टम बोलते थे। लैंड वॉज हेल्ड अंडर जॉइंट और कम्युनिटी ऑनरशिप based on tribal lineage. Land was traditionally reclaimed from forest and cultivated by the community. अब ये सिस्टम क्या था, ये सिस्टम डिक्लाइन हो गया था, है ना, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर्स आने लग गए थे, मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स, जो कि एक्सप्लॉयट करते थे इस सिस्टम को। ट्राइबल लैंड राइट्स जो है वो इरोड हो रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा था, इनडेटनेस मतलब कर्जा बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम पर, जिसकी वजह से फिर मुंडा रिवॉल्ट होता है। बिरसा मुंडा ने इसको लीड किया था, उलगुलन मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। सो ये आपको सारा कुछ इसमें याद रह जाएगा अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट्स केयरफुली और हमें करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स and Maulvis for understanding of canons of authoritative text. Option 2, British codified the Hindu laws in 1783 and the Muslim laws in 1785. So कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट? क्या दोनों करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन करता है? क्या दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेन नहीं करता है? क्या 1 करेक्ट है 2 फॉल्स है? क्या 1 फॉल्स है 2 करेक्ट है? Which one should be the right answer? देखो ऑप्शन 1 ये कहता है कि जो ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स थे ना, वो इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज पर रिलाई करते थे। मतलब वो जो लोग बोलते थे वही, मतलब जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं या अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, पुराने जो टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए वो पंडित्स और मौलवीज पर रिलाई करते थे। यह नॉर्मल स्टेटमेंट है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो ऑब्वियसली उनको कि कहाँ से पता चलेगा इंडियन सोसाइटीज़ के बारे में? पंडित्स को ऐसे माना जाता था ना कि वो वही, उन्हीं को एजुकेशन उस टाइम पर प्रोवाइड करी जाते थे, वही लोग एजुकेटेड होते थे। एंड मुस्लिम्स में मौलवीज लगा लो, तो उन्हीं से तो इंटरप्रेट कराएंगे, वो किसी नॉर्मल पर्सन से थोड़े ही कराएंगे। सो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है स्टेटमेंट 2 कि ब्रिटिश ने ना हिंदू लॉज को कोडिफाई किया था 1783 में एंड मुस्लिम लॉज को कोडिफाई किया था 1785 में। ये ऑप्शन एक्चुअली स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे है? सारे हिंदू लॉज एक्चुअल में कभी कोडिफाई करे ही नहीं गए एक्चुअली। आपने देखा होगा जब हम RS शर्मा पढ़ते हैं तो हमें एक बुक का पता चलता है, कोड ऑफ जेंटू लॉज या गेंटू लॉज, है ना। ये पब्लिश करी गई थी 1776 में। 1776 में पब्लिश करी गई थी, जो हिंदू लीगल टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इसमें, है ना। तो लॉज को कॉडिफाई करने का काम बहुत बाद में हुआ था। लीगल कॉडिफिकेशन उस टाइम पर शुरू हुआ ही नहीं था। याद है जब चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें लॉ कमीशन की बात की गई थी, लॉ कमीशन एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, तब लीगल कॉडिफिकेशन शुरू हुआ था। कॉडिफाई उससे पहले कैसे कर लेगा कोई? तब तो सिर्फ वो उसको इंटरप्रेट कर रहे थे, सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे थे, एक्चुअल में लीगल कॉडिफिकेशन तो हुआ ही नहीं था। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ऑल टुगेदर फॉल्स है। फॉरगेट अबाउट द एक्सप्लेनेशन। आई बात समझ में? सो बेसिकली जब अर्ली कॉलोनियल पीरियड था ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, उस टाइम पर उनको यहाँ का कोई नॉलेज नहीं था, सफिशिएंट नॉलेज नहीं था बेसिकली। जैसे संस्कृत वो लोग नहीं जानते थे, अरेबिक वो लोग नहीं जानते थे, पर्शियन वो लोग नहीं जानते, तो इनके जो लीगल ट्रेडिशंस थे ना, उनको नॉलेज कम था। तो इंडिया के जो पर्सनल लॉज थे उनके बारे में उनको कम नॉलेज थी, और पर्सनल लॉज के बारे में जानना ज़रूरी था, नहीं तो सोसाइटी फिर वो ट्रेडिशनली यहाँ पर वो नहीं हो पाते, बेसिकली सोसाइटी को नहीं जान पाते। दैट इज़ वाई उन्होंने इंडियन पंडित्स और मौलवीज़ की हेल्प ली थी, ताकि वो हिंदू और मुस्लिम लीगल टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर सकें, इंटरप्रेट कर सके। तो उन स्कॉलर्स की उन्होंने हेल्प ली थी। ठीक है।
अब उनका ये पर्पस नहीं था कि उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, वो सिर्फ उसको समझना चाहते थे, इंडियन पर्सनल लॉज को समझना चाहते थे ताकि वो अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट कर सके। आई बात समझ में? सेकंड स्टेटमेंट बाकी इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ प्रिटी मच करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कोडिफाई नहीं किया गया था हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज को इन ईयर्स में। जो सिस्टमेटिक कोडिफिकेशन था ना वो बहुत बाद में शुरू हुआ था, जब लॉ कमीशन सेटअप किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था एंड देन द सिस्टमेटिक लीगल कोडिफिकेशन वॉज स्टार्टेड। चलो, सो दिस इज़ इट गाइस, एंड ये हमने काफ़ी सारे MCQs कवर किए। MCQs के साथ जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको मेनली उस पर फोकस करना है, और जो भी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ जैसे ये कीवर्ड है इसका ध्यान रखना है, सो उनको वो तो utmost इम्पोर्टेंट है ही। होपफुली यू लाइक द सेशन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।